एजाज भाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इकोनॉमी आपका सब्जेक्ट है, क्या देखते हैं पाकिस्तान को अगर मशवरा देना पड़े आपको तो क्या देखते हैं कि भी सबसे मेजर हमारे मसले कौन से हैं अगर पॉइंट आउट करें? एक तो फारूक साहब सबसे बड़ा मसला टैक्स कलेक्शन का है, क्योंकि IMF हर दफ़ा आती है और वो हर दफ़ा हमें एक ही बात कहती है, वो आपको कहती है अपने खर्चे कम करो। वो खर्चे हमसे जब कम कराती है तो हमारा ग्रोथ रेट नीचे आना शुरू हो जाता है। हुकूमत की गर्दन पे एक तलवार लटकती है कि जी आपके दौर में ग्रोथ रेट कम हो गया। गवर्नमेंट फिर इकोनॉमी को पॉलिटिकली चलाना शुरू कर देती है। वो क्या करती है कि वो दोबारा स्पेंडिंग बढ़ाती है ताकि उस स्पेंडिंग के थ्रू ग्रोथ बढ़ सके। लेकिन जैसे ही वो स्पेंडिंग बढ़ाती है तो आपके डेफिसिट्स भी बढ़ना शुरू कर देते हैं, आपको फिर IMF के पास जाना पड़ता है और इसी विशेष साइकिल के अंदर हम फंसे हुए हैं। एक बुनियादी वजह इस विशेष साइकिल में फंसने की ये है कि इन खर्चों को हम जब IMF से पूरा करने की कोशिश करते हैं तो IMF हमेशा हमसे खर्चों को कट डाउन कराती है। इसको हमें असूली तौर पे पूरा करना चाहिए टैक्सेस के साथ। अब टैक्सेस पे इकोनॉमिस्ट बड़े डिवाइडेड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी टैक्स को कम रखो ताकि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम हो जिसको वो डिस्पोज कर सकें खर्चों से। जब वो खर्चेंगे तो कारोबार चलेंगे या लोग इन्वेस्ट कर सके उस पैसे को। एक उस पर स्कूल ऑफ थॉट ये है कि नहीं, पाकिस्तान जैसे ममालिक जो इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स करना चाहिए, स्पेशली अमीर तबकों को, ताकि हम अपने खर्चों को इंडिजिनसली कर सकें IMF पे डिपेंड किए बगैर। दूसरा मसला है पाकिस्तान का जो बड़ा, जिस पे बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, वो ग्रांट्स और सब्सिडीज का है। हम कोई पहले कोई 1.5 ट्रिलियन की 14 ट्रिलियन के बजट में से 2023 में हमने कोई 1.5 ट्रिलियन की ऐसी ग्रांट्स और सब्सिडीज दी हैं जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं है कि उसमें से कितना हिस्सा किस इदारे को जाता है। वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इनविजिबल ग्रांट और सब्सिडीज है। वो ग्रांट और सब्सिडीज का रिफॉर्म और एक पेंशन का रिफॉर्म, ये दोनों इस दफा IMF के एजेंडे पे हैं। ये बहुत ज्यादा अहम है। तो आप ये तो IMF के एजेंडे के ऊपर है। जी हमने खुद तो नहीं सोचा, आज तो शायद फोर्सफुली हमें करना पड़ेगा। असल में मसला ये कि दो बड़े सेक्टर्स हैं फारूक साहब जिनको समझने की जरूरत है। एक टेक्सटाइल है, वो इतने बड़े पावर प्लेयर्स हैं कि जब गवर्नमेंट उनकी सब्सिडी को रोकती है वो आते हैं। पाकिस्तान की $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसका एक बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल सेक्टर से आता है। वो आगे कहते हैं कि ठीक है जी, फिर आप हमें यहाँ से पाकिस्तानी रुपये की जो आप सब्सिडी देते हैं वो ना दें। आपके मुल्क के पास पहले ही डॉलर नहीं है, हम कल से एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तो फिर डॉलर आना रुक जाएंगे, नेचुरली डॉलर आना रुक जाएंगे। इस धमकी पे उन्होंने सारे वजीर खजानाओं को, मैं इस बात का डायरेक्ट शाहिद हूँ, सबको उन्होंने ब्लैकमेल किया। टेक्सटाइल ने, वो पहले गौहर एजाज साहब उस एप्टमा को लीड करते थे, वो एप्टमा का वफ्द आता था, वो गवर्नमेंट को कहता था कि ओके जी हम फैक्ट्रीज कल से शट डाउन कर देते हैं, हमें सब्सिडी दो। यानी उनको उस इंजेक्शन की इतनी आदत पड़ चुकी है कि उसके बगैर वो कहते हैं हम ऑपरेट ही नहीं करें। तो आप कह रहे हैं हुकूमत को फिलफोर ये बंद करना चाहिए, या बंद ना करें तो उसको रेडिकली रिफॉर्म करें कि उस सब्सिडी के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जाए कि किस बेसिस पे मिलेगी। या जैसे कि फॉर इंस्टेंस कोई ऐसी सनतें जो कि एनर्जी वाइज एफिशिएंट है, या कोई ऐसी सनतें जो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्ट वाइज बहुत इफेक्टिव है, उनको आप वो सब्सिडी दे दें। अभी तो वो इंडिस्क्रिमिनेटली मिलती है और आपस में एक बंदर बांट होती है कि किसको कितनी मिलनी चाहिए और कैसे मिलनी चाहिए। उसमें एक दूसरी बड़ा जो सेक्टर है टेक्सटाइल के अलावा, वो है फर्टिलाइजर सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर पूरी दुनिया फर्टिलाइजर से दूर भाग रही है। हम फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी देते हैं और फर्टिलाइजर के अंदर जो मेजर इनपुट है वो गैस है। हम गैस के ऊपर गवर्नमेंट मैसिव सब्सिडी देती है। तीसरा जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी इंपोर्ट है वो पाम ऑयल की है। पाम ऑयल आपका जितना मुल्क में डॉलर है वो दो चीजें खींच जाती हैं। एक आपका ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो ऑयल आप इंपोर्ट करते हैं, दूसरा जो लोगों को नहीं पता, हम इंडोनेशिया से बहुत बड़ा पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो कोई 8-8.5 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है। अब ये चार चीजें अगर पाकिस्तान में कर ली जाएं कि आप इन इंपोर्ट्स के लोकल सब्स्टिट्यूट्स बनाने की कोशिश करें या इनके इस्तेमाल को किसी तरह कंट्रोल बेहतर करें। दूसरा टैक्सेस, और तीसरा ये कि ये जो ग्रांट्स और सब्सिडीज जिनकी मैंने बात की है, जिसके अंदर दो बड़े सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर के अंदर गैस की सब्सिडी है। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट को The government has to come up with some kind of a mechanism, नई चीज, कि ये किस बेसिस पे मिले ना। मैं कल एक छोटी सी सनत लगाऊं और मैं अगले दिन से गवर्नमेंट को कहना शुरू कर दूं कि मुझे भी सब्सिडाइज करो, हालांकि मैं इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अभी हर बंदा बगैर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किए हुए उन सब्सिडीज से मुस्तफीद होता है, ठीक है, और अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इंप्रूव नहीं करता, ना ही अपने स्केल को एक्सपेंड करता है। वो फैक्ट्रियां जो 50 साल पहले जिस स्केल पे ऑपरेट करती थी आज भी उतनी बड़ी हैं, सब्सिडी वो गवर्नमेंट से लेती जा रही है। ये चार मेजर स्टेप हो जाए तो काफी हद तक हमें हमारी IMF पे रिलायंस रिड्यूस होती जाएगी। बिल्कुल, यही चार चीजें इंडिया और बांग्लादेश ने की हुई हैं। उन्होंने सब्सिडी का रिफॉर्म किया, उन्होंने पेंशन का रिफॉर्म किया,
और उन्होंने अपनी टैक्स बेस को ब्रॉडन तो ये किया। पेंशनर्स का क्या हो सकता है इसकी? अच्छा, पेंशनर पे एक बात फारूक साहब हो रही है, ये भी मैं आपके नाजरीन के लिए बताता जाऊं कि एक प्रपोजल जो IMF देती है वो ये है कि अगर एक ब्यूरोक्रेसी, वैसे तो पाकिस्तान की एवरेज एज कम है, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वो अच्छा बेहतर खाता है, एक्सरसाइज करता है, अगर वो लोग जो सिविल सर्विस या ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है उनकी अगर एवरेज एज 67, 68 है, और अगर छोटे मुलाजमीन को मिला लिया जाए, लेट से उनकी एज 65, 66 है एवरेज एज, मैं एक मिसाली तौर पे बात कर रहा हूँ, आई डोंट हैव द नंबर्स, तो आप 60 के बाद अगर ऑन एवरेज सरकारी मुलाजिम 6-7 साल जिंदा रहता है तो गवर्नमेंट को वो 7 या 8 साल पेंशन पे करनी पड़ती है। अब एक बोंडा किस्म का रिफॉर्म है कि ये कह रहे हैं कि जी 60 की रिटायरमेंट की जगह एज को 62 कर दिया जाए, ताकि इधर से एज बढ़ेगी, वहां पे जो पेंशन के लिए एलिजिबल एज है वो कम होती जाएगी। जैसे वो एज कम होगी, सरकार के ऊपर पेंशन का बर्डन कम होता जाएगा। उसकी वजह है कि पेंशन सर जिस दिन आपकी नौकरी लगती है उस दिन लॉक हो जाती है। अब उसके ऊपर जैसे ही गवर्नमेंट पेंशन का कोई रिफॉर्म करती है, अगर मैं सर्विस में आया हूं और मुझसे वादा किया गया कि तुम्हें X डॉलर्स पेंशन मिलेगी, वो X से हल्का सा X-1 होती है, मैं अदालत चला जाता हूं, अदालत से मैं स्टे ले आता हूं। और इतने लाखों सरकारी मुलाजमीन है जो सारे अदालत से स्टे लेके बैठे हैं। अब गवर्नमेंट के पास इसके अलावा पेंशन रिफॉर्म की कोई ऑप्शन ही नहीं बचती। दूसरी बात, पेंशन लेनी फारूक साहब के इन लोगों ने, वो लोग जो 55 से ऊपर चले जाते हैं वो पेंशन के बारे में सोचते हैं। 55 से ऊपर वो सरकारी मुलाजिम जाता है जो ऑलमोस्ट 21वें या 22वें ग्रेड में होता है। सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, फेडरल सेक्रेटरीज, उन्होंने ही ये एजेंडा तय करना है, उन्होंने रिफॉर्म करना है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव कराना है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करना है। उनको जब पता है कि मैंने भाई 25 साल की सर्विस कर ली और अब मेरा एंजॉय करने का टाइम आ रहा है, 60 के बाद मैंने अगले 10 साल घर बैठ के पेंशन लेनी है, उनके पास तो कोई इंसेंटिव नहीं है इसको रिफॉर्म करने का। तो अब आपको कोई इस पे पॉलिटिशियंस के, यानी इसको अगर आप पार्लियामेंट के थ्रू करवाया जाए और एनफोर्स करवाया जाए, ओनली दैट इज द वे। अगर आप ब्यूरोक्रेसी को देंगे तो वो फिर अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका।